दोस्तों नमस्कार, घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है कि निबंध का सेक्शन आरओ एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्री का एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है और आप लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और मुख्य परीक्षा की तैयारी में निबंध एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आरओ के संबंध में। कई लोग ऐसे होते हैं जो निबंध बहुत अच्छा लिखते हैं, कई लोगों को बहुत सारे स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि निबंध लेखन एक सहज प्रक्रिया है और धीरे धीरे ही डेवलप होती है। निबंध के अपने चैलेंजेस होते हैं, अपनी चुनौतियां होती हैं और इन सारी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हमारे पब्लिकेशन ने निबंध के लिए एक डेडिकेटेड किताब प्रकाशित की है जो आरओ एग्जाम पर ही केंद्रित है। जो भी लोग आरओ मेंस की परीक्षा देने जा रहे हैं या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां निबंध पूछा जाता है, उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, आपको चीज़ें मिलेंगी। निबंध कैसे लिखा जाता है, किस तरह प्रेजेंट किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको किताब में देखने को मिलेंगी। तो अब हम क्या करेंगे, पहले किताब के बारे में जानते हैं। तो आरओ के लिए निबंध सेक्शन है और इसमें देखिए मुख्य पेज पर ही अलग अलग खंड इसमें दे दिए गए हैं, क्या क्या खंड से संबंधित निबंध हैं। जैसे पहला खंड है साहित्य संस्कृति, विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी, सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, कृषि उद्योग, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं, विज्ञान परियोजनाएं एक्सेट्रा। 90 से अधिक हिंदी निबंधों का ये श्रृंगार ये किताब प्रस्तुत करती है। 90 से अधिक, मोर देन 90। तो अब इस किताब का जो मूल्य है वो कितना है, केवल 90 रुपए है। कितना है, किताब का मूल्य केवल और केवल 90 रुपीज़ है, 90। और अगर आप इसको मार्केट में लेंगे तो निश्चित रूप से ये 90 में नहीं, कम में ही पड़ेगी, यानी इसका रेट और कम आपको देखने को मिलेगा। अनुक्रमणिका में अगर हम देखेंगे तो इस किताब के पेज की संख्या जो है, पेजों की संख्या कितनी है, तो ये केवल और केवल 96 पेज की किताब है। कितने पेज की किताब है, केवल 96 पेजेस की किताब है। 96 पेजेज हैं इसमें और 90 के आसपास ऐसे है। ये किताब आपके लिए निबंध के लिए एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करती है, न केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग निबंध के लिए बेहतर होगी, बल्कि आप ये समझ पाएंगे कि निबंध को कैसे ड्रॉ किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, किस तरह से अपनी कॉपी में आप लिखेंगे निबंध को। और निबंध आपको पता है कि एक बहुत रिमार्केबल और महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो मैं सबसे पहले एक निबंध का खाका आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा और आपको यह दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से निबंध लिखे जाते हैं और हमारे पब्लिकेशन में किस तरह से प्रेजेंट किया गया है। तो साहित्य और संस्कृति पहला खंड है और टॉपिक है साहित्य और संस्कृति का अंतर संबंध। साहित्य और संस्कृति का अंतर संबंध टॉपिक का नाम है और ये निबंध आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। अब निबंध में आगे बढ़े उसके पहले छोटी सी बातचीत। निबंध लिखने से पहले इसमें क्या सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके दिमाग में निबंध लिखने से पहले इस बात का खाका रहे कि आप जिस घर को बनाने जा रहे हैं उसकी नींव में क्या लगेगा, उसकी नींव में ईंट किस तरह की लगेगी, गारा किस तरह का लगेगा, सीमेंट किस कंपनी का लेंगे, सरिया किस कंपनी का लेंगे, ये सारी चीजें, और बजट कितना होगा, ये सारी चीजें आपके दिमाग में रहेंगी तो आपका घर खूबसूरत बनेगा, बजट फ्रेंडली बनेगा और टाइम लिमिट के साथ बनेगा। इसी तरह निबंध भी होता है। निबंध के लिए कच्चा माल ये सारी चीजें हैं, ये रॉ मटेरियल्स निबंध लिखने से पहले, पेन उठाने से पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि आपको लिखना क्या है। जब हम साहित्य और इसमें इसकी बात करते हैं निबंध की, तो सबसे पहले निबंध का कोई भी सेक्शन हो, सबसे पहले लिखा जाता है प्रस्तावना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, प्रस्तावना। हालांकि निबंध में हेडिंग डालना इज नॉट नेसेसरी, वैसे हेडिंग डालना भी नहीं चाहिए, लेकिन यह चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है। सबसे पहले परिचय लिखा जाता है। किसी भी चीज के बारे में आप लिखेंगे, निबंध मतलब जो बंध से मुक्त हो, तो सबसे पहले आपको लिखना है प्रस्तावना। दूसरी हेडिंग जो होती है भारतीय परंपरा में साहित्य संस्कृति का संबंध, कोरिलेशन बिटवीन लिटरेचर एंड कल्चर इन इंडियन ट्रेडिशन, दूसरा एस्पेक्ट है। तीसरा एस्पेक्ट है अंतर संबंध के आयाम, यानी साहित्य और संस्कृति के बीच जो संबंध होते हैं, इन संबंधों में क्या क्या आयाम या क्या क्या डायमेंशंस देखने को मिलते हैं, इस बात की व्याख्या इस बिंदु में की गई है। इसके अतिरिक्त संवैधानिक और संस्थागत आयाम, आधुनिक संदर्भ और परिवर्तन, साहित्य संस्कृति के मूल्य, चुनौतियां और सावधानियां, और अंतिम में कंक्लूजन। इतने एस्पेक्ट होंगे इस निबंध में। अब पहले एस्पेक्ट पर हम देखते हैं, और निबंध में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इंट्रो ही होता है, प्रस्तावना ही होती है, क्योंकि एग्जामिनर सबसे पहले क्या देखता है, सबसे पहले देखता है कि आपने इंट्रो की शुरुआत कैसे की है। इंट्रो जितना खूबसूरत आप करेंगे
और कभी भी बहुत क्लिष्ट लिखने की आवश्यकता नहीं होती। बहुत लोगों को लगता है कि जितना क्लिष्ट लिख देंगे उतना अच्छा निबंध होगा। ये गलतफहमी है। जितना सरल लिखेंगे, जितना सहज लिखेंगे, उतना बेहतर तरीके से एग्जामिनर को समझ में आएगा। मतलब एग्जामिनर को प्रयास ना करना पड़े आपके निबंध को समझने के लिए, वो बहते जल की तरह सहजता से आगे बढ़ जाए, तब आप समझिए आपकी मेहनत सफल है। तो हम प्रस्तावना को देखते हैं और परिचय देखते हैं कैसे लिखा गया है। मानव सभ्यता के आरंभ से ही शब्द और व्यवहार, कथा और कर्म, पाठ और प्रपंच सब एक दूसरे से घुलते मिलते रहे हैं। साहित्य भाषा का सौंदर्य मात्र नहीं, वह समाज की स्मृति, स्वप्न और मूल्य चेतना का इंद्रजाल है। और संस्कृति केवल रीत रिवाजों का घेरा नहीं, वह जीवन पद्धति, संवेदन और सामूहिक आत्मा का विस्तृत परिसर है। समझिए, ये लाइन ऐसी है, एकदम सहज तरीके से साहित्य और संस्कृति के बीच सामंजस्य, उसके बीच विरोधाभास, उसके बीच अंतर संबंध, सब कुछ को प्रेजेंट करने का प्रयास करती है। आगे है, जब ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो इतिहास का रस, वर्तमान का विवेक और भविष्य की आकांक्षा तीनों एक साथ उजागर होते हैं। तीनों एक साथ उजागर होते हैं। वस्तुतः साहित्य संस्कृति का भाषाई रूप है और संस्कृति साहित्य का जीवित परिदृश्य। देखिएगा, आगे बढ़ेंगे। ये एक दूसरे का दर्पण भी हैं और धड़कन भी हैं। कविता की तरह है, एकदम समझिए, सहजता से। अगर इस निबंध का जो मैं लिख रहा हूं इसका 50% भी इस तरह आप एग्जाम में लिख पाओ तो आप यू विल गेट सम रिमार्केबल मार्क्स। आपके एग्जाम में आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो ये चीज आप ध्यान रखें। भारतीय परंपरा में यह अंतर संबंध अत्यंत प्रकट से दिखता है। वैदिक ऋचाओं से लेकर उपनिषदों की दार्शनिक गहनता, रामायण महाभारत जैसे महाकाव्यों की लोक संस्कृति और बाद के युगों में भक्ति साहित्य की भावधारा, ये सब इस सत्य की पुष्टियां हैं कि समाज जैसे जीता है, साहित्य वैसे ही बोलता है। यानी लिटरेचर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। साहित्य जो होता है वो समाज का दर्पण होता है, आपने सुना होगा। ये चीज यहां प्रेजेंट की गई है। आगे बढ़ते हैं। और साहित्य जैसा बोलता है समाज वैसा ही सुनता सोचता है, वैसा ही सुनता सोचता और सीखता है। तुलसी के राम में मर्यादा पुरुषोत्तम का आदर्श केवल दैवी आख्यान नहीं है, यानी केवल डिवाइन ट्रुथ नहीं है, इसके अंतर्गत भी चीजें हैं, बल्कि भारतीय गृहस्थ नीति, लोक संबंधों और कर्तव्य निष्ठा का सांस्कृतिक मानक बन जाता है। कबीर का निर्भीक शब्द सामाजिक रूढ़ियों पर चोट करता है और एक समन्वित भारतीयता का स्वर रचता है। यही कारण है कि संस्कृति की सबसे दीर्घायु परंपराएं वही हैं जिनके पीछे सशक्त वाचिक लिखित साहित्य खड़ा है। संस्कृति का सामूहिक होना उसे गतिशील बनाता है और साहित्य का व्यक्त होना उसे संवेदनशील। इंट्रो आप देखिएगा, इंट्रो किस तरह से संजोया गया है, खूबसूरती के साथ लिखा गया है। इस इंट्रो को समझिएगा, ये इंट्रो ही आपको दिखाता है। फिर इंट्रो के बाद दूसरा भारतीय परंपरा में साहित्य संस्कृति का संबंध आता है, फिर अंतर संबंध के आयाम आते हैं और इस तरह से चीजें कंक्लूड हो जाती हैं। मैंने प्रस्तावना इसलिए पढ़ी सॉरी ताकि आप ये समझ पाएं कि प्रस्तावना क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। एक निबंध और मैं आपके लिए उसका इंट्रो पढ़ता हूं। जैसे दूसरा निबंध है जो बहुत महत्वपूर्ण है, महाकुंभ एक आध्यात्मिक महासंगम। ये दूसरा निबंध है, महाकुंभ एक आध्यात्मिक महासंगम। अब इसमें देखेंगे हम क्या क्या चीजें लिखेंगे। सबसे पहले क्या है, इंट्रो है, परिचय, इंट्रो जिसको कहा जाता है इंट्रो, परिचय है, प्रस्तावना, आध्यात्मिक महत्ता है, महाकुंभ की आध्यात्मिक महानता, सर्वधर्म संभाव और एकात्मता, प्रयागराज का महत्व, महाकुंभ 2025 प्रबंधन और नवाचार, वैश्विक प्रभाव, निष्कर्ष। देखिए, कोई भी चीज जो बहुत ट्रेडिशनल आयामों से जुड़ी होती है, परंपरागत आयामों से जुड़ी होती है और उसमें नवाचार जब जुड़ जाता है, इनोवेशन, तो परंपरा और इनोवेशन का संगम अगर कहीं हो जाए तो वो चीज समाज की गति को परिलक्षित करती है, समाज की गति को दिखाती है। कैसे दिखाती है? क्योंकि उसमें परंपरा भी है, हमने अपने अतीत को नहीं भूला, लेकिन हम नवाचार भी कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान की सांस्कृतिक वैज्ञानिक परिदृश्य को जिस तरह से अडॉप्ट कर रहे हैं वो ये दिखाता है कि हमारी चाल हमेशा अग्रगति में है। हम पीछे की अपने अतीत की परंपराओं को तो ले रहे हैं लेकिन आधुनिकता से इनकार नहीं कर रहे हैं। ये चीज आपको कुंभ में दिखा भी होगा, जिस तरह की व्यवस्था, सिस्टमेटिक चीजें हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ये सारी चीजें आपको जो है ये दिखाती हैं कि आधुनिकता और परंपरागत जो अप्रोच है उसके साथ इन हैंड, जिसे कहा जाता है हैंड इन हैंड,
साथ साथ चलना जिसे कहा जाता है। तो हम इंट्रो की बात करेंगे। देखिए इंट्रो की शुरुआत देखते हैं कैसे है। सबसे पहले, महाकुंभ केवल एक उत्सव नहीं बल्कि जागृत होती आध्यात्मिक शक्ति का विराट संगम है। यह वह क्षण है जब करोड़ों लोग अपने भीतर कोई चेतना को फिर से जगाने के लिए एक जगह आते हैं। महाकुंभ भारत की सनातन आध्यात्मिक परंपरा का सजीव प्रतीक है। यहाँ श्रद्धालु सांसारिक बंधनों से ऊपर उठकर ईश्वर की खोज में स्वयं को समर्पित करते हैं। वाणी, वचन और व्यवहार, इन सब में सरलता और शुचिता का अभ्यास होता है। महाकुंभ का मूल उद्देश्य आध्यात्मिक जागरण है। इसका केंद्र पवित्र नदियों में स्नान है, जिसे आत्मशुद्धि का प्रतीक माना जाता है। लोग विश्वास है कि इस काल में किया गया स्नान पाप बंधनों से मुक्त करता है और भीतर परिवर्तन लाता है। यह केवल कर्मकांड नहीं बल्कि आत्म संस्कार की प्रक्रिया है। यही इसका आध्यात्मिक मर्म है। महाकुंभ का आकर्षण संत परंपरा का विराट समागम है। अलग अलग परंपराओं के संत, योगी और गुरु प्रवचन, सत्संग और संवाद के माध्यम से ज्ञान धारा बहाते हैं। उनकी वाणी जीवन को समझने, उद्देश्य पहचानने और साधना पथ पर बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये एक इंट्रो है। इंट्रो में चीजों को प्रेजेंट किया जाता है और इंट्रो के बाद जब आप बढ़ते हैं तो आध्यात्मिक महत्ता, फिर संधर्म प्रभाव, एकात्मता, प्रयागराज का महत्व, ये सारी चीजें करके फिर निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं। तो मतलब आप देखिए सॉरी आज गला थोड़ा आप ये देखेंगे कि जिस तरह से निबंध को एक वैज्ञानिक परिदृश्य की तरह प्रेजेंट किया गया है, बहुत साइंटिफिकली प्रेजेंट किया गया है, तो दिस बुक विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर आरओ एंड ARO एग्जाम। मेंस की पर्सपेक्टिव में जैसे मेरी प्री पुस्तक एक किताब है। अब इसका इंट्रो हम देख लें थोड़ा सा। अ हाउस विदाउट बुक्स, अ हाउस विदाउट बुक्स इज लाइक अ रूम विदाउट विंडोज। होराक मैन, अ फिलोसोफर, जिन्होंने कहा कि एक घर किताबों के बिना ऐसा है जैसे कोई रूम खिड़कियों के बिना। किताबें हमारे जीवन की खिड़कियां हैं, इनके बिना घर भी नहीं, मन भी बंद हो जाता है और बाहर की ताजी हवा, विचार, संवेदनाएं, अनुभव अंदर नहीं आ पाते। यह पंक्ति मुझे हमेशा याद दिलाती है कि किताबें जीवन में रोशनी और हवा का रास्ता खोलती हैं। आज की तेज़ रफ्तार में जब फुर्सत कम होती जा रही है, किताबें ही वो खिड़कियां हैं जो हमें ठहरना सिखाती हैं। वो बताती हैं कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ। हम चाहें तो उस दूसरी कोमल दुनिया को जो हमारे भीतर ही पल रही है छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और किसके कारण? किताबों के कारण। मतलब इंट्रो आप देखिए, मैं इंट्रो दिखाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि निबंध को रचने में, बनाने में कितनी मेहनत और कितनी सार्थकता, कितनी साधना लगती है। अब इसमें प्रस्तावना है। सबसे पहली हेडिंग, लेखक और कृति का परिचय है, कृति की विशेषताएं हैं, पात्र और कथानक है, विचारधारा और संदेश है, भाषा और शिल्प है, महत्व और प्रभाव है, निष्कर्ष है। तो ये कुल मिलाकर ये किताब आपको एकदम ये दिखाएगी कि आप किस तरह से, जैसे ऑस्कर पुरस्कारों में शामिल भारतीय फिल्में, विशेष होता भारत का वैश्विक फिल्म बाजार, ये एक है। फिर अगला है साहित्य में नैतिक मूल्य है। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का क्या मतलब है? मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब अपनी बात को मैं कंक्लूड करूंगा, ज़्यादा आपको बोर नहीं करूंगा। अगर आप ऐसे के बारे में चिंतित हैं, अगर निबंध आपकी चिंता का विषय है, अगर निबंध आपके स्ट्रेस का विषय है आरओ एग्ज़ाम के लिए, आरओ एग्ज़ाम के लिए, तो आप घटना चक्र की ये किताब जरूर खरीदें। इसका रेट केवल 90 रुपीज़ है और पेजों की संख्या केवल 96 रुपये है। कहीं भी पतली सी किताब है, लेके चले जाइए, पढ़िए, समझिए और लिखने का प्रयास करिए। आप इस किताब को खरीदिएगा, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर लीजिएगा, कुछ % छूट भी मिल जाएगी। और अपनी प्रतिक्रिया से जाहिर भी करिएगा कि आपको ये किताब कैसे लगी। नमस्कार।